Hi everyone, this is Kavita and I welcome you to the YouTube channel of Government Crackers। तो इस पर्टिकुलर सेशन में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ अपना पर्सनल CDS का स्टडी प्लान, जिसमें लास्ट 40 से 45 डेज में आपको क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से आप सेल्फ स्टडी करके एक राइट डायरेक्शन के साथ इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी जो है ये एप्लीकेबल रहेगी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी, चाहे आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो या वो स्टूडेंट हो जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, या यू आर फाइंडिंग अ राइट अप्रोच या राइट गाइडेंस टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो इस पूरे सेशन में मैं बात करूंगी कि किस तरह से आपको अपना एग्जामिनेशन का अप्रोच रखना चाहिए, क्या स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आते हैं, बिकॉज आई हैव रिसीव्ड सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बाय मेनी स्टूडेंट्स। तो ये सारा मैंने एड्रेस किया है इन सारी प्रॉब्लम्स को, इसमें शायद आपकी भी इनमें से कोई एक हो, तो आप देख सकते हैं कि आप कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन क्या है। और साथ ही यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि 40 टू 45 डेज में किस तरह से आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे, किस तरह से आप उन नंबर ऑफ आवर्स को सेग्रीगेट करेंगे कि किस तरह से आपको कौन से सब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी देनी है, किस तरह से उन 4 से 5 आवर्स को डिवाइड करना है, किस तरह से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है और इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। तो बहुत ही डिटेल में मैंने चीज़ें डिस्कस करी हैं। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आएगी, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी अ प्रूवन स्ट्रैटेजी। मैंने खुद इस स्ट्रैटेजी के साथ अपनी एग्जामिनेशन को क्लियर किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, जिनके साथ मैंने ये स्ट्रैटेजी शेयर करी है। लास्ट ईयर वी हैव गॉट रियली गुड रिजल्ट्स एंड आई होप दिस ईयर ऑल्सो विल बी गेटिंग गुड रिजल्ट्स विद दिस स्ट्रैटेजी। तो बहुत ही मैं कहूँगी कि स्टिक नहीं होना है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ। डेफिनेटली विथ इंडिविजुअल हमारी प्रेफरेंसेस अलग हो सकती हैं, थॉट्स अलग हो सकते हैं। तो अगर आप फॉलो करना चाहें तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ डेफिनेटली आप चेंजेस करना चाहते हैं, या अगर आप, क्योंकि ऑलरेडी ये स्ट्रैटेजी इतनी फ्लेक्सिबल है, अगर आप उसको स्टिक करके फॉलो करना चाहते हैं तब भी आई कैन अश्योर यू कि डेफिनेटली सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। 40 टू 45 डेज के अंदर आप किस तरह से सीरियस एग्जामिनेशन के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो सकते हैं एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट इवन ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रिपरेशन। जब आपकी प्रिपरेशन ये खत्म होगी सो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट अप हो जाएगा इफ यू विल फॉलो दिस पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट फॉर क्लियरिंग द सीरियस एग्जामिनेशन। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने पे क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं जब एक स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है एग्जामिनेशन के लिए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सबसे पहले इनकाउंटर होती हैं। उनमें से जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स मेरे पास जो स्टूडेंट्स लेके आए हैं उनमें मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि वी डोंट फील लाइक स्टडिंग, क्योंकि एग्जामिनेशन इतना नज़दीक होता है, बहुत सारा प्रेशर ऑलरेडी होता है, टेंशन होता है करियर को लेके, फ्यूचर को लेके, कि यू नो वी डोंट फील लाइक स्टडिंग, क्योंकि मे बी वी माइट बी अ वर्किंग प्रोफेशनल, हो सकता है हम फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, या ऑलरेडी क्योंकि पीयर प्रेशर इतना होता है, फैमिली प्रेशर इतना होता है कि वी डोंट फील लाइक स्टडिंग। मन नहीं करता, एग्जामिनेशन इतना नजदीक है, बहुत सारे थॉट्स दिमाग में चलते हैं, तो मन ही नहीं करता, सारा टाइम इन्हीं थॉट्स के पीछे चला जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मेकिंग एंड चेंजिंग योर टाइम टेबल एवरी डे, बिकॉज एवरी डे हम सोचते हैं कि हम एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, एंड उससे रिलेटेड हर दिन हम सोचते हैं कि नहीं आज नहीं, हम कल से प्लान बनाएंगे, हम आज टाइम टेबल बना लेते हैं। सो चेंजिंग विथ योर मूड स्विंग्स, दिस इज वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट factor which affects your study. And third is mixed thoughts due to multiple resources, क्योंकि जैसे आज हमने सोच लिया कि आज हम टाइम टेबल बना लेते, फिर हमने कुछ गूगल करा या कुछ सोशल मीडिया का यूज करा, फिर हमें कोई नया रिसोर्स पता चला, उसके बाद हमने उसे फॉलो करना चाहा, फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान आउट करा, लेकिन कहीं से वो प्लान हमारे साथ कोलाइड नहीं किया, मर्ज नहीं हुआ, ओके नहीं हुआ, फिर हम तीसरे को पकड़ते हैं एंड दिस चेन कीप्स ऑन गोइंग, और सारा का सारा टाइम इन चीजों में चला जाता है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं विच यू नीड टू स्टॉप इमीडिएटली। अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं या अगर आपने सोचा है कि आप इस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, तो स्टॉप ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये सारी बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आई थिंक 95% स्टूडेंट्स एवरीडे फेस करते हैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के टाइम पे। नाउ अब जो अप्रोच होना चाहिए एग्जामिनेशन का, स्पेशली अगर मैं बात करूं लास्ट 40 से 45 डेज का, तो वो अप्रोच ये होना चाहिए कि व्हेन यू नो दैट आपको ये एग्जामिनेशन देना है, तो नो डाउट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस कि यस 4 से 5 घंटे स्टडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यानी डेडिकेटेडली, एंड ये आपके डेडिकेटेड आवर्स होने चाहिए ऑफ स्टडी। मतलब इस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी योर क्वालिटी टाइम, ठीक है। तो इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, यानी ये आवर्स आप दे रहे हैं अपनी पढ़ाई के,
तो 4 से 5 घंटे आपको देने पड़ेंगे। और इन 4 से 5 घंटों में बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सीरियस का एग्जामिनेशन इतना वास्ट है तो हम सब कुछ नहीं कवर कर सकते, तो ये 4 से 5 घंटों का भी सेग्रीगेशन मैं आपको बताऊंगी जरूर, और साथ ही टॉपिक्स भी बताऊंगी कि किन टॉपिक्स पे आपको 4 से 5 घंटे डेली देने हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर रहे हैं या अभी तक आपने जो भी पढ़ा है लेकिन उसको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजाइज करके एक राइट डायरेक्शन देना, एक राइट अप्रोच के साथ एग्जामिनेशन को अटेंड करना, वो कैसे सेग्रीगेट होगा, क्या टॉपिक्स होंगे, उनके बारे में अपकमिंग आगे स्लाइड्स में मैं आपको डेफिनेटली बताने वाली हूं। उसके बाद जो और इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज की मैक्सिमम रिवीजन। अगेन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अब जब आपके पास 40 to 45 डेज हैं, सो डेफिनेटली देयर शुड बी मैक्सिमम रिवीजन। बिना रिवीजन के चीजें नहीं होंगी, क्योंकि अगर आप एक बार रीड करते, 2 बार रीड करते, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो जो भी आपने पढ़ाई की वो भूल जाएंगे। सो रिवीजन इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड एंड दिस इज द ओनली थिंग विच कैन हेल्प यू क्रैक योर एग्जामिनेशन विथ मिनिमम रिसोर्स। और इससे होगा क्या कि जो आपके कंफ्यूजन है, जो मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली डिलीट या एलिमिनेट हो जाएंगे अगर आप मिनिमम रिसोर्सेस का यूज करते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका माइंड भी सॉर्टेड रहेगा, आपको वो जो अनईजीनेस होता है बहुत सारे मटेरियल्स को देख के, या जो आपके कंफ्यूज्ड या मिक्स थॉट्स चलते हैं, वो यहां से ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे जब आप मैक्सिमम रिवीजन करेंगे। बिकॉज इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा एग्जामिनेशन देने के लिए। एंड जैसे मैंने बोला कि सिलेक्टिव टॉपिक, क्योंकि 40 to 45 डेज का आप स्टडी कर रहे हैं, सो डेफिनेटली जैसे मैंने बोला सीरियस एग्जामिनेशन बहुत फास्ट एग्जामिनेशन है। चाहे आप उसके स्टैटिक करंट अफेयर्स की बात कर लीजिए या करंट अफेयर्स की बात कर लीजिए, मैथमेटिक्स सेक्शन की बात कर लीजिए, इवन इंग्लिश की बात करिए, अगर हम उसके सिलेबस को देखें तो बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है और सब कुछ कवर नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, और ना ही हमें सब कुछ कवर करना है। बिकॉज एग्जामिनेशन क्लियर करने की एक स्ट्रैटेजी होती है, एक ट्रिक होती है, एक अप्रोच होता है। और आप देखेंगे जो कट ऑफ है यूजुअली वो कभी भी 100% कट ऑफ नहीं जाता। जो भी एग्जामिनेशन होता है ऑलमोस्ट उसका 50 to 60% ही हमेशा कट ऑफ जाता है। बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू सी द वे यू मैनेज योर थिंग्स, कितनी इफेक्टिवली आप चीजों को स्टिमुलाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, एंड यू क्लियर एंड गेट सक्सेस थ्रू द पाथ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिलेक्टिव टॉपिक्स को रीड करना है, क्योंकि जब हमारे पास इतने कम दिन है। ठीक है, अब बिफोर वी मूव अहेड एक बात आपको ये ध्यान दे लेनी चाहिए कि जो पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न में जैसे मैंने बोला कि जो ओटीए कैंडिडेट्स हैं उनको तो 2 एग्जामिनेशन देने हैं, जो नॉन ओटीए कैंडिडेट्स हैं बेसिकली उन्हें 3 पेपर्स देने हैं। एंड इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बैरियर आ जाता है ये कि आपको हर पेपर में, ओटीए नॉन ओटीए दोनों के लिए बता रही हूँ, आपके 3 पेपर होते हैं या 2 पेपर होते हैं, 20% ये एक क्राइटेरिया रख दिया गया है जो मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ किया। और बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत अच्छे ब्राइट कैंडिडेट्स भी होते हैं, वो यहाँ पे स्टक आउट कर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंग्लिश या जीके क्लियर हो जाता है, मैथमेटिक्स नहीं हो पाता। अगर मैं नीचे बात करूँ तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंग्लिश अच्छा हो जाता है मगर जीके में उनकी कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाती, मैच नहीं कर पाती, एंड देन यू लूज मार्क्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस फैक्टर को भी साथ में लेके चलना, दैट एटलीस्ट आपका सेक्शनल कट ऑफ जो है वो क्लियर होना चाहिए, सो दैट अगर आपका कट ऑफ के पास आ रहा हो तो यू शुड क्लियर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये 20% मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो डज नॉट मैटर बच्चे कि आपने अपनी प्रिपरेशन 6 महीने में करी है, आपने अपनी प्रिपरेशन 3 महीने में करी है, 2 महीने में करी है, 1 महीने में करी है, या लास्ट में 10 दिन में करी है। द ओनली थिंग मैटर्स इज दैट वेदर फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या है, वेदर इट इज पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी आपने एग्जामिनेशन को क्लियर किया है या क्लियर नहीं किया है। अब वो क्लियरिंग आपने स्मार्ट वर्क से करी है या आपने हार्ड वर्क करा है, आपने 4 घंटे पढ़ाई करी, आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, आपने आधे घंटे पढ़ाई करी है, आपने मस्ती करते हुए पढ़ाई करी है, आपने डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करी है, ऑल दीज थिंग्स डज नॉट मैटर। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि इस पेपर को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये है कि बुक्स हम सबको पता है, लेकिन वी ऑल नो दैट कि हम वो सारी बुक्स को कवर नहीं कर सकते हैं। तो द ओनली थिंग विच कैन हेल्प हियर आउट इज द सिलेक्टिव टॉपिक्स, और उन्हीं सिलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ के हमें क्लियर करना है। अगर मैं एक एक बुक्स की बात बताने लगूँ तो वी ऑल नो दैट यू नो द स्टैंडर्ड बुक्स जो मार्केट्स में है, जैसे एनसीईआरटी तो हम सबको पता है कि वी हैव टू रीड दिस, लेकिन क्या अभी आपके पास 40 से 50
10 दिन एनसीईआरटी पढ़ने के लिए अगर आप एक बुक लक्ष्मीकांत पॉलिटी की उठा के देख लें तो आई थिंक इस बुक को कवर करने के लिए आपके पास 10 से 15 दिन लग जाएंगे। अगर आप सिर्फ एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट को 10 से 15 दिन में कवर करेंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स को आप कैसे कवर करेंगे? सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट और वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके बाकी एग्जामिनेशन सिलेबस को कवर करने के लिए, एंड एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल एंड लॉजिकल ऑल्सो। सो इन योर लास्ट डेज बेसिकली आपको क्या करना है, आपको जो स्ट्रैटेजी जिसे मैं बोलती हूँ या जिसे मैं स्मार्ट थिंकिंग या एग्जामिनेशन का अप्रोच बोलूं, तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको करना है कि यू नीड टू ग्रो योर ब्रांच वाइज और बैकग्राउंड वाइज। यानी आपने अपने ग्रेजुएशन में या आपने अपने 12th क्लास में कौन सी स्ट्रीम से पढ़ाई करी है, अगर वो साइंस स्टूडेंट हो, ठीक है, सो गो विद द साइंस टॉपिक्स। आप मोस्टली साइंस के सब्जेक्ट्स को, करंट अफेयर्स को कवर करो। जैसे करंट अफेयर्स में साइंस के बहुत ज्यादा टॉपिक्स आते हैं, स्पेशली साइंस में आप देख लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ गया, एनवायरमेंट आ गया, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आ गए, तो आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। फॉर द आर्ट स्टूडेंट्स आप डेफिनेटली यू हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, तो आप इस तरह के सब्जेक्ट्स को कवर करें। एंड देन जनरल साइंस डेफिनेटली जिसमें बेसिक आपका फिजिक्स केमिस्ट्री आता है टिल क्लास 10th लेवल, वी ऑल कैन डू दैट। एंड एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आर दैट जो एवरीडे लाइफ में अगर आप न्यूज सुनते होंगे या न्यूज अगर आपने देखी होगी, कोई कभी ना कभी ऐसा टॉपिक एनवायरमेंट रिलेटेड डिस्कशन में आ ही जाता है, विच वी ऑल कैन अटेम्प्ट। तो यहाँ पे जो अप्रोच आपकी होनी चाहिए करंट अफेयर्स के लिए या स्टैटिक जीके के लिए, तो मैं बोलूंगी हियर यू शुड गो ब्रांच वाइज एंड नॉट द सब्जेक्ट वाइज कि यस वी शुड गो फॉर पॉलिटी ऑल्सो, वी शुड गो फॉर हिस्ट्री ऑल्सो, वी शुड गो फॉर इकोनॉमिक्स ऑल्सो, ठीक है। तो इतना कवर करना है दैट वी इजीली गेन 40 to 50 मार्क्स इन जीके, एंड मैक्सिमम हमें टारगेट करना है इंग्लिश के लिए, जहां पे वी आर टारगेटिंग एटलीस्ट 80 to 85 क्वेश्चंस हम इंग्लिश से कर दें, एंड यहाँ पे इजीली हमारे बहुत अच्छे मार्क्स के साथ हमारा सीडीएस का पेपर क्लियर हो सकता है। मैथ्स वाले अपना अलग से शेड्यूल सेट आउट कर सकते हैं कि उन्हें मैथ्स में कितना अप्रोच करना है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी मैथ्स में कितनी स्ट्रांग होल्ड है, जीके में कितनी स्ट्रांग होल्ड है। बट इन एनी केस ये मार के चलना है कि वो जो 20% मार्क्स हैं वो आपको अटेन करने। इफ मैथ्स इज नॉट योर फेवरेट सब्जेक्ट, अगर फेवरेट है तो डेफिनेटली मैथ्स के आप जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उतना आपके लिए प्रॉफिट होता है, बिकॉज आइदर योर आंसर वुड बी 100% करेक्ट, एक्यूरेट, जो आपको आंसर्स में दिख जाएगा, और योर आंसर विड बी टोटली रॉन्ग, जो आपके एमसीक्यूज में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो वहां पे एक श्योरिटी होती है, और मैथ्स के क्वेश्चन करने से ये होता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। सो ये मैंने बता दिया बुक्स को लेके प्रॉब्लम। नाउ कमिंग टू द नंबर ऑफ आवर्स, तो 5 से 6 घंटे मैंने बोले ना। 5 से 6 घंटे में आपको ये तो पता है कि अब 30 से 40 दिन आपको 5 से 6 घंटे पढ़ने हैं। इन 5 से 6 घंटों में अगर आप 5 आवर्स दे रहे हैं तो 5 आवर्स हो गए आपके टॉपिक वाइज स्टडीज। अभी मैं आपको टॉपिक भी बता दे रही हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स को आपको गो थ्रू करना है। इन टॉपिक वाइज स्टडीज को जब आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे इंग्लिश का टॉपिक लेके बैठे हो, मैथ्स का टॉपिक लेके बैठे हो या जीके का टॉपिक लेके बैठे हो, जब आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो जो 1 घंटा है वो 1 घंटा या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को दे सकते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना, या फिर आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, मे बी 5 और 6 और मे बी जस्ट 10 क्वेश्चंस, ठीक है। आपने जो भी टॉपिक कवर किया उसके 10 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो कर लीजिए, ये सिर्फ आपको करना है। सो वेरी फ्यू पीपल शेयर द रियल एक्सपीरियंस हाउ दे क्लियर द एग्जामिनेशन। दिस इज द थिंग, follow this thing, and I'm sure that most of you will clear the serious examination even in 40 to 45 days, which is very easily. The syllabus is really vast. You really need to have a right mindset, right approach, and make your mind conscious, calm, stable, and proceed in the right direction. And definitely आप success हासिल कर लेंगे, and everybody can do that. It's nothing a big deal to clear the serious examination, not at all. तो जैसे मैंने बोला कि टॉपिक वाइज स्टडी करिए, आपके 5 आवर्स इसमें लगा दीजिए एंड 1 आवर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में लगा दीजिए या प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं टॉपिक्स पे। टॉपिक्स मैंने बताया, जैसे मैंने बोला, आप जनरल कोई भी इंग्लिश की अगर बुक लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आपके पास जो भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस फ्रॉम देम। बट जो मैं पेपर एनालिसिस करके जो टॉपिक्स निकाले मैंने, जो सीरियस एग्जामिनेशन में यूजुअली पूछे जाते हैं, वो देखिए हर
इन टॉपिक्स में से 10-10 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल आपके 120 क्वेश्चंस बन जाते हैं. सो एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे जाते हैं. दिस यू कैन प्रैक्टिस. एंटोनिम्स सिनोनिम्स के 10-10 क्वेश्चन आएंगे. देन सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है. नाउ इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सेक्शन अगर आप इसको अच्छे से करते हैं. कॉम्प्रीहेंशन में अगेन आपके आंसर्स राइट होते हैं. द ओनली थिंग हियर यू रिक्वायर इज लिटिल बिट प्रैक्टिस. देन एंटोनिम्स सिनोनिम्स में कोशिश करें कि 3 से 4 एंटोनिम्स सिनोनिम्स दोनों में अगर अप्रोच कर लें तो इट विल बी काउंटेड एज अ गुड अप्रोच. वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज अगेन इजी. इसमें भी आप 3 से 4 कर सकते हैं. हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल. आप कितना भी पढ़ के जाएंगे, कवर करके जाएंगे, बट एंटोनिम्स सिनोनिम्स वर्ड सब्स्टिट्यूशन लॉजिकली एक टाइम के बाद आप नहीं कर सकते. ठीक है, बिकॉज उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ता जाता है. नो बडी कैन अप्रोच इट. उसके बाद अगर आप अप्रोच करते हैं तो वहां पे आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाते हैं. तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट 3 से 4 कोशिश करिए इफ यू कैन अप्रोच इट. सो इट्स अ गुड काउंट, गुड अटेम्प्ट. देन ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, डेफिनेटली हियर यू कैन स्कोर वेल. स्पॉटिंग एरर्स इज अगेन हियर यू कैन स्कोर वेल. सेलेक्टिंग वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ये तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक से एमसीक्यू जो आपके ऑप्शंस दिए जाते हैं उसी में से ये आप पता कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी. फिल इन द ब्लैंक्स, क्लॉज टेस्ट एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स. ये भी एट टाइम्स क्या होता है, आपको जो आंसर्स दिए होते हैं उन्हीं में से एट टाइम्स आपको चीजें पता चल जाती हैं दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. तो जैसे मैंने बोला कि स्टडी दीज टॉपिक्स, प्रैक्टिस दीज टॉपिक्स, एक बार इनको समझने की कोशिश करिए. स्पेशली एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कीप असाइड. स्टार्ट विद सेंटेंस इंप्रूवमेंट या कॉम्प्रीहेंशन, जिनकी रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं, बिकॉज मैक्सिमम टाइम क्या जाता है पैराग्राफ्स को पढ़ने में, क्योंकि काफी लंबे लंबे पैराग्राफ्स आते हैं. तो यहाँ पे आपकी रीडिंग स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए, या फिर आपने इतनी अच्छी से प्रैक्टिस कराओ कि विद इन वन गो आपको समझ में आए कि उस पैराग्राफ में बोला क्या गया था, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड अप्रोच द क्वेश्चंस. ठीक है, ये करके उसके बाद आप उसके प्रीवियस क्वेश्चंस देख सकते हैं या उसी टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं. इन 10-12 टॉपिक्स के अलावा कुछ भी और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इंग्लिश में. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर 40 to 45 डेज में अगर आप इन 10-12 टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 80 to 85 मार्क्स इन इंग्लिश. दिस आई कैन अश्योर यू. ठीक है, सिमिलरली कमिंग टू मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स इज अगेन अ वास्ट सब्जेक्ट. बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं. सो बेसिक 10th लेवल की मैथ्स वी ऑल नो, कैलकुलेशंस वी ऑल नो. कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उन्हें डेफिनेटली आपको अपने फिंगर टिप्स पे रखना होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट जो टॉपिक्स आपको देखने होंगे वो होंगे अलजेब्रा से, नंबर सिस्टम से, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज, एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स, बेसिक फंडामेंटल थ्योरी. तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी होते हैं, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स भी होते हैं जो पर्टिकुलरली किसी साइंटिस्ट ने दिए हों या कोई इंपॉर्टेंट थ्योरी प्रपोज की गई हो किसी के थ्रू. तो एट टाइम्स ऐसे क्वेश्चन भी थ्योरेटिकली पूछ ले जाते हैं. एक चीज आप मैथमेटिक्स में देखेंगे, द क्वेश्चंस आर वेरी बिग. तो लोगों को क्या होता है, पढ़ के भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ के डर लग जाता है कि वो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. बट एक्चुअली जब आप उसको सॉल्व करने जाओगे तो यू विल फाइंड इट मोस्टली क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड. तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड यू कैन डेफिनेटली क्लियर इट वेरी इजी. द बेस्ट पार्ट इन द मैथ सेक्शन इज कि इसमें आपके नेगेटिव मार्क्स कम होते हैं, क्योंकि इफ यू गेटिंग द एक्यूरेट आंसर तो वो आपको ऑप्शंस में दिख जाएगा. अगर आपने अच्छे से सॉल्व नहीं किया होगा तो यू विल नॉट फाइंड द आंसर्स. तो उससे क्या होगा कि आपका जो नेगेटिव आंसर है, तो यहां से आपके माइनस मार्किंग कभी नहीं होते मैथ्स में. आइदर यू गेट द आंसर और यू डोंट गेट द आंसर. बीच वाली सिचुएशन इज वेरी रेयर. तो जिनका मैथ सेक्शन अच्छा है वो डेफिनेटली मैथ्स में अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. जिनका मैथ सेक्शन नहीं अच्छा है, मेक श्योर यू अटेम्प्ट सम क्वेश्चन जिसमें आपका 20% वाला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा. तो वो 20% अटेन करने के लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है. सिर्फ इन टॉपिक्स को आप कवर कर लें, आपका मैथ सेक्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा. नाउ कमिंग टू द जीके सेक्शन. अब जीके सेक्शन में जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, दिस इज योर स्टैटिक सेक्शन प्लस करंट अफेयर्स सेक्शन, दोनों आते हैं. अब ज्यादातर क्या होता है कि डिपेंडिंग अपॉन यूपीएससी हर बार इट थ्रोज अ गुगली. तो एट टाइम्स क्या होता है, कभी आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन ज्यादा देखने को मिलेंगे, कभी आपको स्टैटिक के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे. एंड जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ये कभी भी सेग्रीगेटेड नहीं होते कि करंट अफेयर्स से इतने क्वेश्चंस आएंगे या स्टैटिक जीके से इतने क्वेश्चंस आएंगे. बट मोस्टली पेपर में लाइक 70% क्वेश्चंस जो हैं ये स्टैटिक जीके से ही आते हैं. नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड, आप अपना बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं, वेदर यू कम फ्रॉम साइंस स्ट्रीम या फिर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं. यू कैन चूज अकॉर्डिंगली. साइंस के तो ऑलमोस्ट आपको 25 से 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे. सो इट्स वेरी इजी फॉर साइंस स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. उसके बाद कुछ आप डेफिनेटली
अगर आपने थोड़े भी करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो करंट अफेयर्स यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। डिफेंस अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स को प्लीज मत छोड़ेगा, डिफेंस से आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन इजीली देखने को मिल जाएंगे। एंड देन एनवायरमेंट का आजकल बहुत ज्यादा स्कोप पास्ट फ्यू पेपर्स में काफी इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो 10 से 12 क्वेश्चंस में भी 10 क्वेश्चंस तो मैं कहूंगी एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनवायरमेंट रिलेटेड, आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। एंड देन स्पोर्ट्स रिलेटेड ऑल्सो। तो ये 3 सेक्शन से भी मैं कहूंगी कि आपके 20 से 25 क्वेश्चन ईजिली आ सकते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन आपके साइंस में आ गए, जिसमें आपके 10 फिजिक्स के, 10 बायो के, 10 जो है केमिस्ट्री के हो गए। उसी तरह जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपको हिस्ट्री से अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, पॉलिटी से अगेन अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। देन यू हैव ज्योग्राफी आल्सो, जिन ज्योग्राफी इज आई थॉट अ सब्जेक्ट व्हिच इज बीइंग इंटरेस्टिंग फॉर साइंस स्टूडेंट्स में भी, कॉमर्स स्टूडेंट्स या फिर आर्ट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से अपनी चीजों को लेके चलें तो यू वोंट फील करंट अफेयर्स एज अ बर्डन। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू नीड हेल्प तो आई विल बी डेफिनेटली ब्रिंगिंग करंट अफेयर्स की सीरीज, जिसमें पास्ट 6 मंथ्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी करंट अफेयर्स के कवर हुए हैं या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद क्वेश्चंस, विद देयर आंसर्स, विद देयर एक्सप्लेनेशंस, यू कैन डेफिनेटली फॉलो द सीरीज एंड यू कैन गेट अ शॉर्ट करंट अफेयर्स में आपको 40 से 60 मार्क्स इजीली यू कैन गेन इन करंट अफेयर्स एंड यू कैन इजीली क्लियर द एग्जामिनेशन। So with this strategy, जो ये मैंने आपको strategy बताई है, with this strategy I have able to clear this examination, and apart from that we have from our academy have 100+ recommendations in various examinations and various fields. एंड अगर आपके पास अपना मटेरियल देन दैट इज फाइन। अगर आपके पास अपना मटेरियल नहीं है, जैसे मैंने बोला, सो फॉर दो स्टूडेंट्स यू कैन गो विथ अस, जहाँ पे ये प्रॉपरली कोर्स डिजाइन है एकदम इसी मैनर में। बिकॉज जैसे मैंने बोला, अगर मैं आपको बोलूंगी पॉलिटी को गो थ्रू करने के लिए, सो द लैंग्वेज ऑफ द बुक, द कंटेंट क्योंकि इतना बड़ा है तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रीड इट अगेन और आप उसको कवर कर पाए। सो बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में, बहुत ही आई वुड से शॉर्ट क्रैश कोर्स की तरह ये कंटेंट डिजाइन है, जिसमें आपको एनसीईआरटी का ऑथेंटिक मटेरियल मिलेगा। इसमें आपको स्टैंडर्ड बुक के ऑथेंटिक नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर नोट्स मिलेंगे, जिनको आप मिनिमम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए। एंड देन इसमें आपको स्ट्रैटेजी बताई जाएगी और डिटेल में, जैसे मैंने ये स्ट्रैटेजी बताई इसी तरह से आपको और स्ट्रैटेजी बताई जाएगी। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे, क्वेश्चन सेम यही जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करे सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, नथिंग एक्स्ट्रा। तो इससे क्या होता है कि जब आप लिमिटेड मटेरियल देखते हैं, लिमिटेड रिजल्ट, आप जब लिमिटेड चीजें प्रैक्टिस करते हैं तो आपका माइंड और डाइवर्ट होता ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज वो मोटी बुक्स देख के और टॉपिक्स को सर्च करना, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, मिक्स थॉट्स आते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। प्लस किस तरह से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, कैसे स्टडी करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ पर्सनल लेवल पे आपको प्रॉब्लम्स आए तो यू कैन डायरेक्टली डिस्कस दोस थिंग्स विथ मी, या आपको स्ट्रैटेजाइज करना है, कोई और प्रॉब्लम है तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डिस्कस डायरेक्टली विथ मी। तो ये सब आप अवेल कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप पे, डाउनलोड कर सकते हैं आप गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर, दोनों पे ये अवेलेबल है। और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट क्रैकर्स। इस पे इस तरह के सेशंस आते रहेंगे एंड करंट अफेयर्स की सीरीज बहुत ही जल्द यहाँ पे स्टार्ट होने वाली। तो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू, दिस स्ट्रैटेजी वाज यूजफुल फॉर यू, दिस इज अ प्रूवन strategy and it has worked so far on many students and I hope this is going to work for you all. So I will see you in the next session. Till then, Jai Hind.